तो आइए गुड न्यूज आपको दे दें। चार धाम यात्रा से जुड़ी जो अच्छी खबर आ रही है उसके बारे में आपको बता दें। चार धाम यात्रा के चौथे और आखिरी धाम बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। आज सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 6 महीने के अंतराल के बाद पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कपाट को खोला गया। अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। सेना के बैंड धुन और बद्री विशाल के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा और एक तरफ आर्मी बैंड की धुन भक्तों में ऊर्जा का संचार करती रही तो दूसरी तरफ भक्तों के जयकारों से पूरे माहौल में भक्ति का मधुर रस खुल गया। इस दौरान वहां माणा गांव से भी कई श्रद्धालु पहुंचे। माणा चमोली जिले में सीमा के पास बसा भारत का पहला गांव है। इस दौरान इन महिलाओं ने पहाड़ी गीतों पर मंदिर परिसर में जमकर नृत्य भी किया। अपने आराध्य के मंदिर के कपाट खुलने की खुशी का इजहार उन्होंने नृत्य करके किया और अब से 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाने से श्रद्धालु भक्ति के रस में सराबोर हो चुके हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये एहसास कैसा है, शब्दों के जरिए बयां कर पाएंगे? बताइए तस्वीरें और बयां कीजिए दर्शकों के लिए। हमारे शास्त्रों में जिसे सृष्टि का वैकुंठ कहा जाता है, जिसके प्रति आस्था होती है, भाव होती है, अगर कोई भी यहाँ पहुंच जाए, मैं भी यहाँ पहुंचूंगा, तो आप उसी भाव में खो जाते हैं। और अगर आप यहाँ हैं तो साधु सन्यासी महंतों का आशीर्वाद भी मिलता है। आप वहाँ जब तस्वीरें देख रहे हैं कि सोचिए इस तरह मौसम है, सुबह से आंख में चौली चल रही है। 6 बजे बर्फबारी हुई, 7 बजे बर्फबारी, जैसे कपाट खुलते हैं फिर बर्फबारी, बीच में बारिश होने लगी, लेकिन एक भी श्रद्धालु है या कोई यात्री ऐसा नहीं है जो अपनी जगह से हिला हो, जो अपनी जगह से हटा हो। अभी भी आपको दिखाऊं मौसम की जो अटखेलियां हैं वो चल रही हैं। जो भी ऊपर की पहाड़ी है, इन सारी पहाड़ियों पे अभी भी फिर बादल घेर रहे, बर्फबारी हो रही है। लेकिन पूरे बद्रीनाथ धाम में चारों ओर से हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर चूंकि शंकराचार्य भी आए थे, वो रवाना हो चुके हैं, शंकराचार्य के शिष्य और कई सारे साधु महात्मा सन्यासी इस समय हमारे साथ बैठे हैं और इसीलिए अब शास्त्रार्थ हो रहे हैं, यहाँ भक्ति भाव चल रही है। लेकिन इस भक्ति भाव में महाराज जी कई सारी चीजें हैं जो कई बार कर्मकांड की ओर इशारा करती हैं, कई बार भाव होती हैं। तो जो लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पाए, जो परंपरा का निर्वाह नहीं कर पाए, क्या उस भाव से भी उन्हें यही आशीर्वाद मिलेगा बद्रीनाथ धाम से? निश्चित मिलेगा। हमारे यहाँ शास्त्र में ये कहा गया है कि जो फल पूजा कर रहे पुजारी को प्राप्त होगा, वही फल पूजा को देखने वाले जो दर्शक हैं उनको भी प्राप्त होगा। तो जो यहाँ नहीं आ पाए हैं शरीर से, लेकिन मन से वो अपने मन को भगवान बद्री विशाल जी के चरणों में इस भू वैकुंठ में ले आए हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होगा। भगवान का हृदय बहुत विशाल है, हमारे शास्त्रों का, हमारे ऋषियों का हृदय बहुत विशाल है। तो आप शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, मंत्रों के जरिए क्यों न बद्रीनाथ धाम से उन तक भी आशीर्वाद पहुंचाया जाए? निश्चित रूप से भगवान, ये श्लोक है, बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ वृषातले बदरी सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। संसार में बहुत सारे तीर्थ हैं, करोड़ों तीर्थ हैं, लेकिन भगवान बद्री विशाल जैसा तीर्थ न पहले कभी हुआ है, न कोई संभावना है। तो इस महत् तीर्थ से केवल शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि हम ही नहीं, यहाँ से डिमरी समाज के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, डिमरी समाज के लोग हैं, और यहाँ के जो स्थानीय हैं और जो दर्शक हैं वो सब उपस्थित हैं। हम सब यहाँ से बैठ करके समस्त सनातनी जो पूरे विश्व में कहीं भी हैं उनके लिए ये कामना करते हैं कि भगवान बद्री विशाल की कृपा उनको प्राप्त हो। वो जहाँ हैं वहीं से अपने मन को भगवान बद्री विशाल के चरणों में लाएं, यहाँ की अलकनंदा जी के चरणों में लाएं और अपने मन को आनंदित करें, प्रसन्न करें, भगवान की कृपा उनको प्राप्त। ये भी देखिए कि अलकनंदा के किनारे भगवान विष्णु 12 महीने वास करते हैं और जब कपाट नहीं खुलते हैं तब तक क्योंकि यहाँ बर्फबारी होती है तो कहते हैं कि एक देवलोक है और ये ऐसा देवलोक है जहाँ देवता उतरते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। लेकिन जब कपाट खुल जाते हैं, उनकी तिथि मुकर्रर हो जाती है, उस तिथि के बाद देवता अपने घर जाते हैं और तब मनुष्यों की बारी आती है। वो आते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इस पूरे माहौल में, ये जो दिव्य माहौल है, बस यही के होकर के रह जाते हैं। और यहाँ पर बैठने का जो सुख है, जो आनंद है, इसको शब्दों में कम से कम नहीं कहा जा सकता। जी आशुतोष, आज सुबह 4 बजे से ही कहा जा रहा है कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो है कपाट को खोला गया। इस वक्त तीर्थयात्री यहाँ मौजूद थे। कहा जा रहा है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। आपके हिसाब से कितने लोग होंगे इस वक्त वहां पर मौजूद?
अगर मेरा अंदाजा सही है तो लगभग 20, हालांकि इसका आंकड़े प्रशासन जल्दी ही जारी कर देगा। और अभी भी देखिए, ये जो रास्ते हैं, मैं जिस रास्ते पर हूं, ये रास्ता दूसरी तरफ से मंदिर को आता है और यहां पर भी आपको श्रद्धालु आते जाते दिखाई देंगे। तो पहले दिन ये संख्या कम से कम 20,000 जरूर हो सकती है। और चूंकि बद्रीनाथ, देखिए, इसकी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के मुकाबले यहाँ कनेक्टिविटी बेहतर है, यहाँ सुविधाएं बाकी धामों के मुकाबले बेहतर हैं। और चूंकि बैकुंठ धाम की मान्यता अपने आप है, जो लोग गंगोत्री हो आए, यमुनोत्री हो आए, केदार धाम से भी हुआ है, वो तमाम सारे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, हर कोई पहुंच रहा है। तो ये आंकड़ा दरअसल 20,000 से ज्यादा पहले दिन पार हो सकता है। और अभी चूंकि यात्रा शुरू हुई है और आप देखिए मौसम भी यहाँ पर, जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति है, कि मई जून तक, जून के पहले सप्ताह तक यहाँ यात्री बड़ी संख्या में आएंगे। जैसे मानसून शुरू होता है, हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड और बाकी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उस समय लगभग 3-4 महीने जो है मौसम अपनी अटखेलियां दिखाता है, तो श्रद्धालु थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन फिर सितंबर में, और जब कपाट बंद होने का वक्त आता है अक्टूबर में, दीपावली के पहले, तब यही भीड़ भाड़ फिर दिखाई पड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि देखिए, कोविड में 3 साल के चलते पूरी यात्रा प्रभावित रही है। अब महामारी खत्म हुई है और उसके बाद अब चूंकि कोई रोक टोक नहीं है, तो मुकुंदानंद जी, आपको भी लगता है इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे तीर्थयात्रियों के? ये तो पिछले बार टूट गए। 3 साल जब कोविड के समय यहाँ पे कोई यात्रियों के दर्शन का अवसर नहीं था, तो पिछले बार केवल 2 महीने का सीजन नहीं था यहाँ पे, 6 महीने जब तक कपाट खुला रहा, तब तक प्रतिदिन ऐसा ही लगता था कि आज नए बहुत सारे लोग आए, रोज रिकॉर्ड टूटते थे। तो हमको भी ये संभावना है कि इस बार भी भगवान के दर्शन के लिए लोगों के मन में बहुत उत्साह है, यहाँ आकर के लोग बहुत आनंदित होते हैं। बस इतना जरूर अनुरोध हम लोग करना चाहेंगे शंकराचार्य पीठ की ओर से कि पर्यटन और तीर्थाटन का जो भेद है, बहुत पतली लकीर है इसके बीच में, इसका ध्यान रखना प्रत्येक तीर्थयात्री को आवश्यकता है। यदि उनको केवल ऐशो आराम के लिए आना है, केवल मजा लेने के लिए आना है, शराब पीने के लिए और मांस खाने के लिए, तो उनको धार्मिक स्थानों पर नहीं आना चाहिए। धार्मिक स्थान पर तीर्थ यात्रा के दृष्टिकोण से आए, कष्ट सहने के दृष्टिकोण से आए, अलकनंदा जी में स्नान करने के लिए, संतों के दर्शन के लिए, महात्माओं के प्रवचन सुनने के लिए, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, कष्ट सहने की भावना से तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा है तो धर्माचरण का पालन जरूर करें। किसी भी धाम में जा रहे हो, देखिए कई सारे आचरण हमारे शास्त्रों में बताए गए, उनका आचरण का पालन, सात्विक भावना, सात्विक शरीर, शुद्ध मन से जाएं, आशीर्वाद भी मिलेगा पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को। आशुतोष, बड़ी ही सुंदर बात इन्होंने की कि आपके भाव वहां जाने के लिए भी शुद्ध होने चाहिए, सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। इस धाम के बारे में आशुतोष ये कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए उधरी, यानी जो यहाँ पर बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है शख्स, उसको माता के उधर यानी गर्भगृह में जाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एक बार तो अपने जीवन में आपको बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। हम आपके माध्यम से कर रहे हैं, दर्शक भी आपके माध्यम से कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि वेदर भी एक चुनौती है वहां पर, जैसे आप कल भी बता रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब चुनौतियों को पार करते हुए भी उत्साह जस का तस बना हुआ है। इस समय तापमान -2 डिग्री है। जब हम सुबह चले थे तो -4 था, -5 हो गया, फिर उसके बाद बर्फबारी शुरू हुई, थोड़ी देर के लिए धूप आई, लेकिन अब फिर जो पहाड़ों पे हम ये बदलाव मौसम का देख रहे हैं, अब -2 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। हाथ पैर कांप रहे हैं। आप समझिए कि अगर हाथ में दस्ताने, सर पे टोपी और मोटी जैकेट ना हो, लेकिन मैं कई सारे साधु संतों को यहाँ देख रहा हूँ, वो बस एक पतली सी, मतलब आप समझिए वेशभूषा है, उसके ऊपर एक शॉल है, उससे काम चल जाता है। तो ये दरअसल उनका अपना तप है, उनकी अपनी तपस्या है। लेकिन हाँ, श्रद्धालु अगर जो आ रहे हैं वो ये समझें कि मौसम खराब है, इसलिए उन तैयारियों को करते हुए जरूर आए। और बिल्कुल सही बात है कि जब आप बद्रीनाथ आ गए, बैकुंठ आ गए, और बैकुंठ के आगे तो कुछ है नहीं, फिर तो आपने जन्म जन्मांतर को साध लिया, उसके बाद तो कहते हैं कि फिर जन्म ही नहीं होना है। लेकिन इस जन्म में जितने आपके आचरण है, जितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें तो हमें पूरी करनी है। लेकिन महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये लेते हुए कि बैकुंठ आने के बाद जो हमें तब जो आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिसका प्रण यहाँ से, बद्रीनाथ धाम से, लोगों को लेकर जाना चाहिए? देखिए, हम लोगों के यहाँ एक शब्द है पतित शब्द। पतित का मतलब ये होता है कि जो एक कक्षा में जाकर के उससे जो नीचे गिर जाता है, उसका पतन जब होता है तो पतित कहते हैं। तो आप जब बद्रीनाथ धाम आ गए, मतलब भू वैकुंठ आ गए। अब वैकुंठ में आकर के कुछ संकल्प लीजिए। आप यहाँ पे आप प्रातःकाल उठने का संकल्प लीजिए, शास्त्राध्ययन का लीजिए, सत्कर्म का संकल्प लीजिए, कुछ नियम बना लीजिए अपने जीवन में। कम से कम बद्रीनाथ धाम आने के बाद एक नियम तो ले ही लीजिए। बहुत कुछ यदि मान लीजिए नहीं कर सकते हैं तो कोई एक नियम लीजिए, उसका परिपालन करें और अपने धार्मिक स्थिति को
जो आपके जीवन में धार्मिक स्थिति है उसका जो स्तर अब बन गया यहाँ बद्रीनाथ धाम आकर के, उससे नीचे ना जा करके उससे ऊपर उठने के लिए निरंतर प्रयास करिए। वैसे कई सारे नियम है, हमारे जो सहयोगी स्टूडियो में बैठे जाहिर, लेकिन उनको भी सुबह तो उठना ही पड़ता है, सुबह स्टूडियो पहुंचना है और हम सब कोशिश करते हैं कम से कम समय से उठना, समय से सोना, इनका पालन के साथ जो हमारे यहाँ और दूसरे अच्छे आचरण है उनका पालन अपने जीवन में करते रहे। बद्रीनाथ में आप आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ शास्त्र, यहाँ ज्ञान, इसके अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके माध्यम से हम और हमारे दर्शक जो है बद्रीनाथ का जो है दर्शन कर पाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद आज बद्रीनाथ के कपाट भी पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर हेलीकॉप्टर से बद्री धाम में पुष्प वर्षा की गई। उधर देवताओं के राजा इंद्र भी बर्फबारी के तौर पर धाम पर अपनी मेहरबानी बरसा रहे थे। कपाट खुलने के वक्त बद्री धाम का तापमान माइनस में था, लेकिन इतनी ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं के जोश उत्साह में गर्मी माहौल को भक्ति भाव के साथ भर रही थी। धरती का बैकुंठ माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम की अलौकिक छठा के आगे आज स्वर्ग का सौंदर्य भी फीका पड़ गया। मौका बद्री विशाल के कपाट खुलने का था और इस दिव्यतम अवसर को आंखों के रास्ते दिल में उतारने के लिए 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु एक दिन पहले ही धाम में पहुंच चुके थे। यहां पहुंचने के बाद भक्तों ने जब अपने आराध्य बद्रीनाथ के धाम की छठा देखी तो पाप ताप संताप सबका नाश हो गया। आंखों की नींद उड़ गई, दिल का करार खो गया। बस एक ही चाह बच गई कि कब सुबह हो और कब कपाट खुले, ताकि जगत के तारणहार की एक झलक मिल सके। बद्रीनाथ पर टिकट खुल गए हैं, बहुत अच्छे लगे। आज भगवान बद्री साहब फूल बरस रहे हैं, ये असली फूल ये है जो ऊपर से बरस रहा है। मुंबई से यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ, नारायण के हर साल आती हूँ। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और नारायण की नगरी में पूरा विश्व पधारा हुआ है। कपाट खुलने से एक दिन पहले बद्रीनाथ धाम का अलौकिक श्रृंगार किया गया। बुधवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 15 टन से ज्यादा गेंदे के फूलों से पतित पावन धाम को सजाया गया। धाम के श्रृंगार में गेंदे के फूल के अलावा दूसरे दुर्लभ फूलों और पत्तों का भी इस्तेमाल किया गया। बद्रीनाथ धाम के अलौकिक श्रृंगार के बाद सुबह 6:15 बजे से कपाट खोलने का पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हुआ। पुजारियों ने दिव्य वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करीब आधे घंटे तक द्वार पूजा की, धार्मिक अनुष्ठान किए और ठीक 7:10 पर बाबा के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का रेला मंदिर के अंदर बेकरारी के साथ प्रवेश करने लगा। सबसे पहले गर्भगृह का ताला खोला गया और गर्भगृह के ताले खोलने के बाद जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि शीतकाल में कहते हैं कि 6 महीने भगवान पूजा करते हैं और 6 महीने नर पूजा करते हैं, तो दरअसल मनुष्यों की बारी है कि अब हम जो आम लोग जो है जाकर के भगवान को देख सकते। जी, आज से जो है ये नर पूजा जो है 7:10 पर गंगा सप्तमी की पुण्य पर प्रारंभ हो गई है। कपाट खुलने के वक्त बद्रीनाथ धाम में तापमान माइनस में था। भगवान भास्कर बादलों की ओट में छिपकर इस अलौकिक नजारे का दीदार कर रहे थे। नारायण का मंदिर नर को सौंपने के मौके पर देवता आसमान से बर्फ के रिमझिम फुहारे कर रहे थे। कुल मिलाकर ठंड इतनी थी कि कपकपी होने लगी, लेकिन इतनी ठंड के बावजूद श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की गर्मी श्रद्धालुओं के मन का संबल बनी हुई थी। गढ़वाल और कुमायूं की महिलाएं पारंपरिक पोशाक में भक्ति के तरानों और पारंपरिक नृत्य के साथ अपने आराध्य की आगवानी कर रही थी। आईटीबीपी गढ़वाल स्काउट और सेना के जवान बैंड की धुनों के साथ श्रद्धालुओं में जोश का संचार कर रहे थे। तो यहाँ पर आईटीबीपी का जो बैंड है वो तमाम श्रद्धालुओं के लिए बाबा बद्रीनाथ के लिए उनके स्वागत गीत बजा रहा है। रावल पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, शंकराचार्य भी यहाँ पहुंचे थे, हमने उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी यहाँ से उन तमाम लोगों के लिए आशीर्वाद भेजा है जो किसी न किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए। और एक बार फिर आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं उस धाम की जिसके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलती है, जीवन सफल होता है।
इस पावन मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी, हक हकूधारी और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारी कपाट खोलने की तैयारियों में जुटे रहे। इन सबके बीच ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी मंदिर परिसर में पहुंचे और कपाट खोलने से पहले ही समूचे जगत के मंगल की कामना की। देखिए, असल में जो सुख होता है वो सत्वगुण से होता है, और सत्वगुण जो है उसका युग है सतयुग, और सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम है। इसीलिए सात्विकता में सुख है, इस बात का संदेश बद्रीनाथ धाम से मिलता है। यहाँ भगवान तपो निष्ठा में विद्यमान है। यहाँ लोग आते हैं, सात्विक भाव से आते हैं। यहाँ का दर्शन भी सात्विक दर्शन है, तो सात्विकता ही सुख का कारण है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदार धाम के बाद पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ के कपाट भी खुल चुके हैं। इस बार 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अपनी ओर से तमाम इंतजाम किए हैं। बद्रीनाथ धाम से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं सूडान से आई अच्छी खबर की। सूडान में सिविल वॉर के बीच फंसे भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारत सरकार सूडान में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रही है। भारत ने अब तक ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसा प्रभावित सूडान से करीब 1100 नागरिकों को भारतीय नौसेना के जहाजों और वायुसेना के विमानों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। अब से थोड़ी ही देर बाद एक और फ्लाइट 240 भारतीयों को लेकर महाराष्ट्र पहुंचने वाली है। भारतीय वायुसेना के विमान ग्लोब मास्टर C-17 से जेद्दा से लोगों को लाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कावेरी जारी है और आज सुबह भारतीय सेना के विमान IAF C-130J से भारतीय लोगों का दूसरा जत्था कोची पहुंचा और सकुशल अपने वतन लौटे लोगों की खुशी का तब ठिकाना नहीं था। उनके घर वाले भी अपनों को सुरक्षित पाकर काफी खुश नजर आए। और इससे पहले बुधवार देर रात 360 भारतीयों का पहला जत्था जेद्दा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पे लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर सुरक्षित वतन पहुंचने की खुशी का इजहार किया। भारतीय वायुसेना और नौसेना की मदद से सूडान में फंसे लोगों को पहले INS सुमेधा की मदद से सूडान पोर्ट लाया गया और फिर C-130J एयरक्राफ्ट की मदद से लोगों को जेद्दा पहुंचाया गया और फिर जेद्दा से लोगों को दिल्ली सुरक्षित वापस लाया गया। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। रेस्क्यू के लिए मोदी सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है। आपको दिखाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का वो शानदार नजारा जिसे हर भारतीय सालों तक याद रखेगा। जेद्दा से 360 भारतीयों को लेकर जब स्पेशल फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं सूडान में रहती थी 10 साल से। मेरा पूरी एजुकेशन वहाँ पे थी। उसके बाद सिविल वॉर चालू हो गया तो रहना बहुत मुश्किल हो गया था। गोली बारूद चल रही थी तो बाद में इंडियन आर्मी और इंडिया की सरकार ने हमारी मदद की, हम यहाँ पे आ गए। ये है दिल्ली एयरपोर्ट का नजारा। कैसा रहा सर ये सफर आपका? कैसा लग रहा है आपको भारत आके? अच्छा है। 22 तारीख को निकला हूँ, अभी तक पहुँचा हूँ। 22 तारीख को निकले थे, अब आप पहुँच गए। कैसा लग रहा है आपको अपनी घर पे पहुँच कर? अच्छा लगेगा। घर कहाँ है आपका? यूपी गोरखनाथ के पास। बहुत बहुत बधाई देंगे उनके लिए, मतलब हाँ, हम लोग की जान बचा लिए। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके लिए हम आभारी रहेंगे। ये खुशी है सुरक्षित अपने वतन लौटने की। हम लोग को वहाँ की इंडिया एम्बेसी काफी मदद की, जो पोर्ट सूडान ले गई। पोर्ट सूडान से नौसेना भारतीय सेना की शिप गई, हम लोग को पोर्ट सूडान से जेद्दा ले गई। फिर जेद्दा से सऊदी अरब का इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी मदद मिला बहुत अच्छा मिला हम लोग को। ये सुकून है सूडान में जारी हिंसा के बीच से बाहर आने का।
इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और हम सेफ यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत डेंजरस था, इसमें हम छूट गए। ये मैं गवर्नमेंट की बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जेद्दा से 360 भारतीयों को लेकर विमान जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो हर तरफ चेहरे कुछ ऐसे खिल उठे। सूडान से आने वाले भारतीयों के रिश्तेदार भी काफी संख्या में एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अपने करीबियों को सकुशल देख उनकी खुशी झलक उठी। बहुत बढ़िया, मिलने के बाद बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। चिंता हो रही थी आपको इनकी? 10 दिन से बहुत चिंता हो रही थी। अभी दोनों भाई हैं हमारे, इन्हें हम लेने के लिए आए हैं। अभी हम सोनीपत। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? राजस्थान लेके जा रहे हैं। सीकर से। सूडान में हालात कितने मुश्किल हैं, वहां से आए भारतीयों ने इसे बयां किया। सूडान से रेस्क्यू करके 360 भारतीयों को दिल्ली लाया गया है। हमारे साथ मौजूद है एक यात्री जो सूडान से अभी आए हैं। सर, क्या हालात है सूडान में अभी? सूडान में खार्तूम में हालात ठीक नहीं है। इवन जो मॉल्स वगैरह हैं जो भी हैं उसके लूटे जा रहे हैं। हमें मतलब जैसे हम कांटेक्ट में हैं लोगों से तो विजुअल्स आते हैं। जो लोकल हमारे वहाँ पे फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं, इवन जो लोकल्स भी हैं वो भी शहर से, जो खार्तूम शहर से हैं उससे छोटे शहर हैं जो मदनी है, अतबरा है, जो उनके अपने होम कंट्री जैसे गांव हैं वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बार सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी क्योंकि वहाँ पे उनको भी डर है। इवन वो भी अपने खार्तूम को छोड़ के अपने घरों को बंद करके अपने अपने गांवों में जा रहे हैं। जैसे ही सूडान में हालात मुश्किल हुए, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन कावेरी चलाया जिसके तहत पहले सूडान पोर्ट आपको लाया गया, फिर जेडा लाया गया। क्या कहेंगे आप ऑपरेशन कावेरी के बारे में? ऑपरेशन कावेरी बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही सही ऑपरेशन मैं कहूंगा जो इन्होंने हैंडल किया है। पोर्ट जर्नी जो है लैंड की है पहले, देन फ्रॉम पोर्ट सूडान टू जेद्दा बोथ द ऑपरेशंस आर देयर। नेवी शिप्स हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट के प्लेन्स हैं। तो एज पर द अवेलेबिलिटी जो भी अवेलेबल हैं, लोग अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से लोगों को बोर्ड करके जेद्दा लाया जा रहा है। और जेद्दा में भी इंडियन स्कूल में अरेंजमेंट है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं उन्होंने। जैसे ही लोग लैंड करते हैं उनको आगे इधर पहुंचाया जा रहा है। मौत के मुंह से निकल कर आए भारतीयों ने सरकार की कोशिशों को सराहा और ऑपरेशन कावेरी की जमकर प्रशंसा की। इसलिए हम कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी के कावेरी मिशन के नेतृत्व में हमें काफी सपोर्ट मिला और हम यहाँ तक सेफली पहुंच पाए हैं। और हमारे सुब्रमण्य जयशंकर साहब, उनका बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सूडान से भारतीयों के आने का सिलसिला भी जारी रहेगा क्योंकि अभी भी हजारों भारतीय वहां फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। ये सिर्फ पहला जत्था था जो भारत आया था। अभी ऐसी और फ्लाइट्स हैं जो भारत आएंगी। सूडान में हालात बहुत ही खराब हैं। वहाँ रह रहे भारतीयों को सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार ऑपरेशन कावेरी का जो है वो सुचालन किया गया है। पहले इन्हें सूडान पोर्ट पहुंचाया गया, फिर इन्हें वहां से जेडा पहुंचाया गया। अब जेडा से ये दिल्ली आए हैं। दिल्ली से ये अब लोग अपने अपने घर जाएंगे और वहां अपने परिवारजनों से मिलेंगे। कैमरा पर्सन साजिद के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। रात के सोमनाथ में सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम का समापन हो गया। दो संस्कृतियों के मिलन का उत्सव सोमनाथ की चौपाटी पे भी नजर आया। सोमनाथ के समुद्री तट पर इस मौके पे रेत कलाकृति की प्रदर्शनी लगाई गई। करीब 34 सैंड आर्टिस्ट ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और भगवान शिव, गणेश, सौराष्ट्र तमिल संगम समेत कई मंत्रमुग्ध कर देने वाली रेत की अद्भुत मूर्तियां बनाकर अपना हुनर दिखाया। कहीं पर नटराज का अद्भुत शिल्प कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर रहा है, तो कहीं पर सौराष्ट्र तमिल संगम दो राज्यों की संस्कृति के जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहा है। गुजरात के सोमनाथ तट पर रेत चित्रों की प्रदर्शनी इन दिनों कला प्रेमियों को रोमांचित कर रही है। सैंड आर्ट की ऐसी अद्भुत कलाकृतियों को देख लोग अचंभित हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी का लुत्फ सिर्फ गुजरात के रहने वाले लोग ही नहीं उठा रहे, वो लोग भी उठा रहे हैं जो यहाँ सौराष्ट्र तमिल संगमम में शामिल होने आए थे। ज्यादातर रेती चित्र अगर आप देखना चाहे तो ओडिशा जाना पड़ता है, वहाँ पर ये एग्जीबिशन ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर गुजरात में हम हमारे ही सोमनाथ में ये नज़ारा देखने का मौका मिला,
तो हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। और साथ ही साथ ये सारे रेती चित्र कैसे बनते हैं वो भी हमने जाना और बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर हमें ये विजिट करके। 10 दिन के सौराष्ट्र तमिल संगम में 3000 से ज्यादा सौराष्ट्रियन तमिल एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए। कल यानी बुधवार को इसका समापन हो गया, लेकिन इस कार्यक्रम के इतर सैंड आर्ट की ये प्रदर्शनी कला के कदरदानों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ती रही। ये जो है इसमें नटराज का शिल्प है। सबसे बढ़िया तो वो है कि तमिल और सौराष्ट्र का संगम दिखाने के लिए एक तरफ शास्त्रीय नृत्य और एक तरफ हमारा हालिसक नृत्य जो है वो दिखाया गया है, तो वो शिल्प भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है तमिल संगमम में कि जो संगमम है वो प्रतीक है हमारे दो संस्कृति का, तो इसके ऊपर वहाँ पे पहला जो शिल्प है वो बहुत अच्छा है। भारत इस साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसके तहत अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन जगहों से रंगारंग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। भुवनेश्वर में G20 देशों के प्रतिनिधियों का IIMT भुवनेश्वर में पारंपरिक रूप से शानदार स्वागत किया गया। भुवनेश्वर में G20 इंडिया एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक आयोजित हो रही है। इसी कड़ी में G20 डेलीगेट्स का दल लद्दाख पहुंच चुका है। लेह में 30 से ज्यादा देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि G20 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। ये सभी प्रतिनिधि लेह में निर्धारित G20 के साथ Y20 बैठकों में भाग लेने आए हैं। लेह में बुधवार से शुरू हुई ये बैठक कल शुक्रवार तक चलेगी। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद यहां पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही है। भारत ने चीन और पाकिस्तान की तमाम आपत्तियों को दरकिनार कर लद्दाख में G20 बैठक आयोजित किया है, जिसके बड़े मायने हैं। ऐसा करके भारत ने दोनों पड़ोसी मुल्कों को सीधा और साफ संदेश दिया। बड़ी बात यह भी है कि लद्दाख में G20 के साथ Y20 बैठक भी आयोजित की जा रही है। इस Y20 के क्या मायने हैं और लद्दाख को इस बैठक के आयोजन से क्या मिलेगा, लद्दाख के युवा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने हमसे खुलकर बातचीत की। G20/Y20 लद्दाख में Y20 क्यों? देखिए, सबसे पहले पूरे लद्दाख वासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये इंश्योर किया जो G20 के प्रेसिडेंसी संभालने के बाद अपने देश में G20 समिट हर सिटीज में हो, बड़े बड़े शहरों में हो और उसमें लद्दाख में भी हो, ये इंश्योर किया है। क्योंकि मैं दिल्ली में बैठ के मुझे पता है बहुत सारे सिटीज जो है इसका मांग करते हैं कि हमारे वहां होना चाहिए, इधर होना चाहिए, लेकिन लद्दाख को प्राथमिकता देके प्रधानमंत्री जी ने ये इंश्योर किया कि लद्दाख में G20 का समिट हो। G20 में से Y20 समिट जो यूथ को आगे लाना और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी देना, केवल विदेश से आए हुए यूथ ही नहीं, हालांकि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है इस Y20 समिट में अलग अलग 30 कंट्रीज से बहुत सारे यूथ यहाँ पे आके इस G20 समिट में जो अपना भाग ले रहा है, और उसके साथ हमारे लद्दाख की युवा पीढ़ी को भी आगे आने का मौका देके इसमें मिंगल होके बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविटीज जो चल रहा है।